Welcome, students. We have been reading the poem Earthen Pots written by O.N.V. Kurup. Kurup is a Malayalam poet who has written beautiful poems. He is not just a poet, he is also a lyricist and a prose writer, and his work mostly speaks of oppressed people who are fighting against tyranny, the chains of tyranny, to break away the chains of tyranny, in fact. And he has published several poems, Ujjaini being one of his famous works, which is a collection of poems for children. We have read the poem, we have understood what the author wants to tell us through this poem, and now we will pick up the questions for discussion. The very first question for discussion is, the poem is divided into two sections or stanzas, and though both are about pots, the first section centers on two pots while the second section moves outwards to hundreds. Now, by making this move, what is the poet doing? Look at the way in which the two pots are configured in the first section, their location vis-a-vis each other, their attitude, and their selves. In the second section, as the focus broadens, consider the generalizations being made about the pots. Now, बात क्या हो रही है? पोएम को दो भागों में बांट दिया अगर जाए तो दो स्टैंडर्स आप देख रहे हैं, कविता में दो ही स्टैंडर्स हैं, और उनमें अगर हम इसको दो सेक्शंस बना ली जाएं, इन्हें बांट दिया जाए, तो हम देख रहे हैं कि पहला जो सेक्शन है वो केवल दो घड़ों की बात करता है, दो पॉट्स की बात करता है, जबकि दूसरे स्टैंजा में कवि जो है वो दो से आगे बढ़कर हंड्रेड्स की बात करता है, यानी मूव करता है दो से आगे हंड्रेड्स की ओर। तो ये जो मूव है, इस मूव का क्या मतलब है? क्या कवि जो है इस मूव से क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है? अब ये अगर प्रश्न है तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? हम दोनों ही तरीके से देखेंगे। देखिए, पहला जो सेक्शन है इसमें आप देखें कि पॉट्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फर्स्ट सेक्शन में आप देख रहे हैं कि दो घड़े रखे हैं, दोनों ऐसे रखे हैं कि एक दूसरे को निहार रहे हैं। तो उनका एटीट्यूड क्या है? सेल्व्स की तरफ है, यानी आपस में एक दूसरे के प्रति ही इनका प्रेम है, या एक दूसरे को ही ये देख रहे हैं, निहार रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं। जो भी है ये दो के बीच की ही बात है, संवाद भी दो के बीच का है, लगाव है, अलगाव है, जो भी है ये दो के बीच की बात है। और दूसरे सेक्शन की अगर आप देखें तो सेकंड सेक्शन में जनरलाइज कर दी गई है बात, फोकस जो है वो ब्रॉड हो गया है, यानी और विस्तृत हो गया है, और जनरलाइजेशन हो रही है किस में? सारे ही घड़ों के बीच में। तो वहाँ जनरल एक जनरल मेटाफर शुरू हो जाता है, पॉट्स की बात हो रही है, यहाँ केवल दो की हो रही है। तो फर्स्ट सेक्शन में अगर आप देखें तो सिर्फ दो की बात हो रही है, फिर वो जनरलाइज करते हैं, यानी कवि ने बात तो ख़ास से स्पेसिफिक से शुरू की थी, और स्पेसिफिक से बढ़ते बढ़ते वो ब्रॉड होता गया व्यू उनका, उनके विचार खुलते चले गए, और वो जनरलाइज उन्होंने कर लिया, और कई 100 घड़ों की बात होने लगी। कहाँ दो से शुरू हुई थी और कहीं 100 तक बात पहुंच गई। तो ये चीज़ है, जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ कवि है, और इसीलिए शायद दो सेक्शंस में दो अलग बातें हो रही हैं, उनका सेंटर या फोकस अलग अलग है। दो घड़े आपस में देख रहे हैं, कितने क्लोज हैं, कितना अनथक उनमें एक दूसरे को देखने की क्षमता है, ये दो घड़े आपस में बात करते हैं। फिर 100 घड़ों की बात हो जाती है, कई 100 घड़े जो हैं, जो अहाते में हैं, वो सब फिर अपनी चर्चा करते हैं, जनरलाइज कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, अमीरों की चॉइस हम नहीं हैं, हम सोने के गॉबलेट्स में या कपों में लाल वाइन पीने वाले, रेड वाइन पीने वालों के लिए हम नहीं बने हैं। फिर वो अपने आप ही बात करते हैं कि जो अमीर है वो गरीब को हीनता का भाव देता है, उसको घृणा से देखता है या उसकी उपेक्षा करता है, और
वही चीज़ सिंपल फोक्स हैं, हम साधारण लोग हैं, लेकिन साधारण आदमी की बड़ी वक्त है। जैसे एक साधारण घड़े की वैल्यू है कि अपने अंदर वो धरती की थाती समाता है, यानी सबसे प्योर फॉर्म का जल जो है, जो जीवन है, जिसको हम जीवन कहते हैं, जल ही जीवन है, उसको सबसे प्योर फॉर्म में अपने अंदर समाता है एक घड़ा, अनपॉल्यूटेड बनाता है, और कैसे आम होते हुए भी खास बन जाता है वो घड़ा। क्या उसकी डेस्टिनी होगी, कहाँ वो जाएगा, उसका भी उसको भान नहीं है। तो इन 100 घड़ों का भविष्य यहाँ पे चर्चा का विषय हो जाता है, यानी जनरलाइज उसने कर दिया, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ गए, और पूरी की पूरी एक तरह से सेकेंड स्टैंजा में डिस्कवर किया उन्होंने कि क्या प्रोसेस होती है स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाने की, फिर जनरल से स्पेसिफिक बन जाने की, किसी एक का चयन होना, बाकी सब का मायूस हो जाना, खुशी और गम का एक मिश्रित सा माहौल बन जाना, इन सब की चर्चा करते हुए लेखक इन 2 स्टैंजाज में अपनी बात को व्यक्त कर रहा है। अब दूसरा जो प्रश्न हम देखें जो डिस्कशन के लिए ओपन है, वो है द सेकेंड सेक्शन कंसंट्रेट्स ऑन एम्फसाइजिंग द इनहेरेंट वर्थ ऑफ द पॉट्स इवन दो दे आर चीप एंड मे इजीली ब्रेक. How is this worth constructed in terms of their function, their unknown destiny and their collective unity? दूसरे सेक्शन में हमने देखा कि जो ज़ोर है या एम्फसाइज करके जिस बात को कहा है, वो कवि ने कहा है इनकी इनहेरेंट वर्थ की, यानी जो इनकी वैल्यू है इनहेरेंट, उसकी बात वो कर रहा है। हालांकि वो सस्ते हैं, लेकिन फिर भी कितने महत्वपूर्ण हैं या कितने काम के हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि सस्ते हैं, आसानी से टूट सकते हैं, फिर भी इनकी वैल्यू है। तो किस तरीके से कवि ने ये समझाया है कि इनकी क्या वर्थ है, कैसे बिल्ड किया है कवि ने अपने शब्दों से घड़े की वैल्यू को, उसके फंक्शंस की मदद से, क्या वो फंक्शंस हैं उसके, या उसकी डेस्टिनी क्या है, अननोन है, नोन है, या उनकी कलेक्टिव यूनिटी कि कैसे एक वो जुट हैं, यानी 100 से ऊपर घड़े जो उस अहाते में हैं, वो सब एकजुट हैं, एक समान हैं, एक जो दूसरे से किसी न किसी कारण से बंधे हुए हैं, एक आम आदमी की तरह, मासेस की तरह, कि गरीबी में या दमन में या शोषण में हम सब गरीब जो हैं वो एक हैं। किसके अगेंस्ट? शायद उस ऑप्रेसर के अगेंस्ट या डेस्टिनी के अगेंस्ट जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। हमारा भविष्य हमें नहीं मालूम है, कहाँ हम जाकर पहुँचेंगे, ठीक उस घड़े की तरह जिसको नहीं पता कि उसकी क्या कीमत लगाई जाएगी, कौन उसे खरीदेगा, क्या उसका भविष्य होगा, उसकी डेस्टिनी अननोन है। और फिर भी एक के जाने के बाद बचे हुए घड़े कैसे यूनाइटेड हैं, कलेक्टिव हैं अपनी यूनिटी में, और चिंता है उन्हें, फ़िक्र है अपने भविष्य की भी और अपने डेस्टिनी का भी इंतज़ार वो करते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये डिस्कशन आप इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। Analyze the ways in which the poet, even as he seems to acknowledge the fragility and the inexpensive nature of the pots, transforms these into virtues. How do these seeming drawbacks function in terms of the lives of the common people? अब इस प्रश्न में भी आपसे एनालिसिस की अपेक्षा है, और एनालाइज कैसे करना है, उन सब रस्तों को, तरीक़ों को एनालाइज आपने करना है जिनसे कवि ने हालांकि इन्हें बहुत फ्रेजाइल बताया है घड़ों को, कि बड़े कमज़ोर हैं और बड़े सस्ते हैं, इनएक्सपेंसिव हैं, है ना, चीप एंड में इजीली ब्रेक, और उसके बावजूद इनकी प्रकृति कैसी भी हो, इनको उसने इनकी इन्हीं कमियों को इनके गुणों में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है। और वो कैसे किया है वही आपको एनालाइज करना है। हाउ डू दी सीमिंग ड्रॉबैक्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल? और यही ड्रॉबैक्स जो होते हैं, जो हमारे सस्ते कमज़ोर होने की जो निशानियाँ होती हैं, वही कैसे एक आम आदमी की भी शक्ति हो सकती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करके दिखानी है। पॉट्स का प्रतीक मानते हुए, पॉट्स को प्रतीक मानते हुए, एक सिंबल लेते हुए आपने जिक्र करना है
इंसानी ज़िंदगियों का, एक कॉमन इंसान का, कॉमन पीपल का, इनफैक्ट मासेस की बात हमें करनी है। जैसे 100 एक घड़े जो आंगन में पड़े हैं, जिनको अपनी डेस्टिनी अननोन लग रही है, पता नहीं है कि क्या इनका भविष्य होगा, ऐसे ही एक आम इंसान जो है, आम पब्लिक जो है, उन्हें भी पता नहीं है उनका भविष्य क्या होगा, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोज़गार वो कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, किस किस्म की ज़िंदगी अपने लिए जुटा पाएंगे। ये सब जो चर्चाएं हैं वो पॉट्स के कंपैरिजन में इसको सिंबल को ध्यान में रखते हुए आपको करनी है। व्हेन कुरूप राइट्स अबाउट द ब्लेसड गिफ्ट ऑफ अर्थ, water clear and pure, he is drawing the reader's attention to not only the nature of the pots but also contrasting it to other containers and other liquids mentioned earlier. So what does this contrast do in terms of groups of people and their ways of life? अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये चौथा प्रश्न जो डिस्कशन का है, इसमें एक बिल्कुल अलग मुद्दा उठाया है लेखक ने। वो लिखता है ब्लेसड गिफ्ट ऑफ अर्थ, वाटर क्लियर एंड प्योर। और जहाँ ये लिखता है वहाँ वो लेखक की ध्यान को ले जाना चाहता है कि नॉट ओनली द नेचर ऑफ द पॉट्स, ऐसा नहीं कि उनकी प्रवृत्ति या प्रकृति क्या है घड़ों की, बट ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन द फैक्ट दैट कंटेनर्स जो हैं और लिक्विड्स जो हैं वो भी कई प्रकार की हैं। यानी पात्र मिट्टी का भी है तो पात्र सोने का भी है, कंपेयर किया है उसने शुरू में, अगर आपने पढ़ा हो तो गॉबलेट की बात हुई है जो सोने का है, गोल्डन गॉबलेट की बात की है उसने, जिसमें पिया क्या जाता है, पिया जाता है रेड वाइन को, और रेड वाइन एक तरह की शराब है। तो प्योरिटी नहीं है, शराब को हम कभी भी प्योर नहीं मानते, उसको हम एक तरह से तामसिक भोजन में मानते हैं। और सोने में सुरा को डालकर पीना तामसिक प्रवृत्ति दिखा रहा है, जबकि घड़े में प्योर पानी को डालना और उसमें से उसका सेवन करना वो पवित्रता की निशानी हो गई। आप स्वयं भी प्योर हो और प्योर ग्रहण कर रहे हो। तो यहाँ पे कवि ने क्या चीज़ का स्ट्रेस किया है, किस चीज़ पर स्ट्रेस किया है, वो पहचानने की कोशिश हमें करनी है। उसने सब तरीके के पान बताए हैं, सब तरीके के पात्र बताए हैं, और सोना और मिट्टी, उसी तरीके से सुरा और जल, दोनों का कंपैरिजन है। सो कंट्रास्ट जो है वो, यही कंट्रास्ट अगर इंसानों पे हम लागू करें तो क्या होगा, वही हमें करना है इस प्रश्न के उत्तर में। कि ऐसे ही जैसे सोना है और सोने में सुरा है, ऐसे होते हैं अमीर लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनके कार्यकलाप ही अलग किस्म के होते हैं, वो एक अलग ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे ही मिट्टी और मिट्टी में स्वच्छ जल, वो होता है गरीब तबका जो आसानी से टूट जाता है बिल्कुल घड़े के समान, लेकिन फिर भी अपने अंदर वो आइडियल्स लेके जीता है, कुछ पवित्रताएं उसके अंदर हैं, वो उनको जीता है, वो सच बोलता है, मेहनत कश है, मेहनत की कमाई खाता है, ईमानदार है, वफ़ादार है। और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है वैसे वैसे वो हम मान के चलते हैं कि पैसा कमाने के लिए शायद वो छल भी करता है, वो कपटी भी हो जाता है, और दूसरे का हक भी शायद मारता है, इसीलिए उसके पास अथाह संपत्ति बनती चली जाती है। तो यहाँ ये वाला कंपैरिजन, कंट्रास्ट जो है वो हमें देना है इस प्रश्न के उत्तर में। मुझे उम्मीद है कि इन 3 वीडियोस की सहायता से इस कविता को समझने का हमने जो प्रयास किया वो कुछ हद तक सफल होगा। आप लोगों को हेल्प अगर इससे मिलती है तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए ये वीडियोस देखना, आप सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलरली इनसे रिलेटेड असाइनमेंट्स जो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजती हूँ उन्हें करने की कोशिश कीजिए, प्रयास अवश्य कीजिए। मेरे पर्सनल नंबर पे आप अपनी असाइनमेंट्स को भेजिए, जिससे मैं आपकी गलतियों को कोशिश करूँ कुछ सुधारने की। अगर परसेप्शन में कहीं कोई हेर फेर है तो उसे भी सुधारा जा सकता है। आप कॉल भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो असाइनमेंट्स को
ठीक कर कर जो मैं वापस आपको भेजती हूँ उससे भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। थैंक यू।